नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली के अंतर्राष्ट्रीय न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। अफगानिस्तान को जो इतने कम समय में यूं अचानक से तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, इसको लेकर पश्चिमी देशों का क्या रवैया है। अमेरिका के बारे में तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन जो दूसरे पश्चिमी देश हैं, ब्रिटेन हुआ या फिर यूरोपीय संघ के देश हुए जैसे कि जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ या फिर कनाडा जैसा देश हुआ, इनका क्या रवैया है तालिबान सरकार को लेके। क्या ये तालिबान को अंततः एक सरकार के रूप में मान्यता देंगे या फिर ये तमाम प्रकार के प्रतिबंध लगा के, सैंक्शंस लगा के तालिबान के साथ, अफगानिस्तान के साथ अपने सारे कूटनीतिक संबंध समापन की ओर ले जाएंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने हाल ही में खुद ही बयान दिया था कि विश्व के किसी भी देश को किसी भी हाल में तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं देनी चाहिए। लेकिन फिर इतनी तेजी से हालात बदले और रातों रात तालिबान ने जो है वो काबुल पे अपनी हुकूमत जिस प्रकार से स्थापित कर ली, तो अब अमेरिका की, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि यूरोपीय देशों के साथ बातचीत चल रही है। इस प्रकार से विमर्श चल रहा है कि अफगानिस्तान को लेकर आगे की मोडस ऑपरेंडी क्या रखी जाए। तो इस मसले को लेकर ऐसा बिल्कुल संभव है कि ये लोग उस पर कुछ शर्तें लगाकर अंततः तालिबान को अफगानी सरकार के रूप में मान्यता दे दें, स्वीकृति दे दें। हालांकि अगर इन्होंने ऐसा किया तो इनकी काफी आलोचना होना भी तय है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों के हितैषी सबसे ज्यादा विकसित देश ही बनते हैं, यही सबसे ज्यादा मानव अधिकारों का परचम लहराते हैं। तो अगर ऐसे में खुद की मुसीबत कम करने के लिए ये तालिबान सरकार को स्वीकृति दे देते हैं, तो इनके खुद के जो नागरिक हैं वो इनकी आलोचना सबसे पहले करेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा है कि तालिबान को सरकार के रूप में मान्यता देने का हमारा कोई इरादा नहीं है। उधर ब्रिटेन की हम अभी बात कर रहे थे, तो ब्रिटेन ने अफगान रिफ्यूजीज को लेकर घोषणा की है कि ब्रिटेन 20,000 अफगान रिफ्यूजीज को शरण देने के लिए तैयार है और 1 साल की समय सीमा के भीतर लगभग 5,000 रिफ्यूजीज तक को शरण दे सकता है। इसके साथ ही उसने ये भी कहा है कि उसकी प्राथमिकता महिलाएं और बच्चे रहेंगे, यानी उन्हें शरण देना उसकी प्रायोरिटी रहेगी। यूरोपीय संघ की बात करें तो तालिबान टेक ओवर के संदर्भ में उसका मत बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। कभी हाँ कभी ना वाला बहुत ही डिप्लोमैटिक ढुलमुल सा रवैया जो है वो यूरोपीय संघ दिखा रहा है। और फिलहाल औपचारिक तौर पर उसने घोषणा की है कि वह तालिबान से बातचीत करने के लिए तैयार है। उसका कहना है कि क्योंकि तालिबान ने युद्ध जीत कर वहां पे सत्ता हासिल की है, तो तालिबान से बातचीत करनी जरूरी है। बातचीत करना तो बनता ही है, लेकिन बातचीत करने का ये मतलब नहीं है कि हम उसको मान्यता देंगे। मतलब कि बातचीत भी करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि मान्यता देंगे। तो इस प्रकार के डिप्लोमैटिक लहजे में यूं बात कर रहे हैं। बार बार ये भी कहता है कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिर ये भी कहता है कि हम कोई भी इंगेजमेंट उसके साथ तभी रखेंगे जब वो मानव अधिकारों को लेकर सजग रहेगा और मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा उसकी रेजीम के अंतर्गत। हाँ, ये जरूर है कि यूरोपीय संघ अफगानिस्तान के विकास के लिए जो धनराशि देता था, जो डेवलपमेंटल फंडिंग देता था, वो एड फिलहाल उसने विड्रॉ कर ली है, सस्पेंड कर दी। और अगर ये लंबे टाइम तक सस्पेंड रही तो इसका अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था पर, उसकी इकोनॉमी पर खासा फर्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही बड़ी एड है ये, 1.2 बिलियन पाउंड की एड है। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी धनराशि 2021 से 24 तक के समय सीमा के लिए एड दी जानी थी। लेकिन अब यूरोपीय संघ ने कहा है कि जब तक हम तालिबान के साथ कोई बातचीत नहीं कर लेते और जब तक हमें भरोसा नहीं हो जाता कि ये जो एड है ये वाकई में अफगानिस्तान के विकास के लिए इसका इस्तेमाल होगा, तब तक हम इस एड को रिन्यू नहीं करेंगे, ये सस्पेंडेड रहेगी। जर्मनी ने भी फिलहाल के लिए अफगानिस्तान को अपनी तरफ से दी जाने वाली डेवलपमेंट एड रोक ली है। बहुत बड़ी मात्रा में जर्मनी भी एड देता था अफगानिस्तान को। तो अब ये सब अफगानिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा, क्योंकि तालिबान के लिए भी मुश्किलें खड़ी होंगी, क्योंकि सत्ता तो उन्होंने हासिल कर ली, लेकिन अब देश चलाना है, सरकार चलानी है, और देश को चलाना, उसकी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त रखना, ये सब कोई आसान काम नहीं है। और जो अफगानिस्तान का इतिहास रहा है वो बहुत ही ज्यादा अराजकता और कॉन्फ्लिक्ट से भरा रहा है। तो अफगानिस्तान अभी तक अपनी कोई भी जिसको कहते हैं अलग इकोनॉमी क्रिएट नहीं कर पाया, अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त नहीं कर पाया, और ना ही उसकी खुद की कोई प्रजातांत्रिक सरकार जो है रह पाई लंबे समय तक। पहले रशिया ने और फिर अमेरिका ने अफगानिस्तान को अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए खूब एक्सप्लॉइट कर दिया। तो अब अफगानिस्तान लंबे समय तक जो है वेस्टर्न पावर्स की प्लेग्राउंड बन के रह गया। अब हालत यह है कि बिना पश्चिमी देशों की आर्थिक मदद के वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अफगानिस्तान को चलाने के लिए, वहां की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए तालिबान तक को इन पश्चिमी देशों के साथ सहयोग करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि देर सवेर
ये पश्चिमी देश तालिबान को शायद सरकार के तौर पर मान्यता दे दें, खूब प्रतिबंध भी लगाएंगे समय समय पर उसके ऊपर, उसको शर्तें भी लगाएंगे, लेकिन मान्यता शायद दे देंगे, क्योंकि ये खुद की एक बात तो स्पष्ट है कि इनमें से कोई भी अब अफगानिस्तान में अपनी सेना नहीं भेजना चाहता। ये सब अफगानिस्तान में अब मिलिट्री प्रेजेंस नहीं चाहते अपनी। इनकी असली दुविधा तो ये है कि वहां जो मानव अधिकारों का हाल होगा तो बच बच के वो लोग वहां से भागेंगे, तो फिर जब शरण मांगेंगे, जब रिफ्यूज मांगेंगे उनके देशों में, तो ये भला कैसे मना करेंगे। और ये उस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते हैं और इसलिए तालिबान से नेगोशिएट करने की बात हो रही है। ग्रीस ने तो कहा भी है कि अफगानिस्तान छोड़कर यूरोप की तरफ भागने वाले अफगानियों के लिए हम यूरोप के एंट्री पॉइंट नहीं बनना चाहते। 2015 में भी जब 1 मिलियन रिफ्यूजीज लगभग सीरिया, इराक और अफगानिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन छोड़कर यूरोप की ओर भागे थे, तो वो सभी सबसे पहले ग्रीस आए थे। तो ग्रीस ने कहा है कि हम नहीं चाहते कि दोबारा वही मंजर दोहराया जाए। तो इसीलिए यूरोपीय संघ कह रहा है इसी रिफ्यूजी क्राइसिस से बचने के लिए कि हम तालिबान के साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक ऐसे संगठन के साथ बातचीत करके भला नतीजा क्या निकलेगा, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।